जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग जिस नए टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक रीजेंट सीरीज का नया रिड्यूसिंग एजेंट है जिसे आप रेड फास्फोरस और HI के नाम से जानते हैं। चलेगा? इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट इस बार शुरू करने से पहले हमने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को देख करके आपको डर लग रहा होगा, क्या बताएं आंसर, कैसे बताएं। एक बार की आप सोच करके बता भी सकते हैं, पर यही क्वेश्चन आप हमारे कंसेप्ट को सिखाने के बाद बनाएं, तब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। चलें शुरू करें। अगर आप देखें तो ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है और इस मॉलिक्यूल पर यहाँ दो प्रकार के रीजेंट हमने यूज किए हुए हैं। एक रेड फास्फोरस और हैलोजन है और दूसरा रेड फास्फोरस और HI। कई बच्चों को तो ये दोनों रीजेंट एक ही जैसे लगते हैं, पर मैं आपको बता दूं ये दोनों रीजेंट अलग अलग हैं। एक जहां पर रेड फास्फोरस और हैलोजन का कॉम्बिनेशन हैलोजिनेटिंग रीजेंट का काम करता है, ये कॉम्बिनेशन हैलोजिनेटिंग रीजेंट का काम करता है, हैलोजिनेटिंग रीजेंट का, यानी कि ये ग्रुप हटाएगा और हटा करके हैलोजन लगा देगा। यहाँ हैलोजन से हमारा मतलब था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम इनकी बात कर रहे थे। और हैलोजिनेटिंग रीजेंट से हमारा मतलब ये था कि अगर इसको अल्कोहल देंगे या इसको कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे या आप सल्फोनिक एसिड लेकर के चलेंगे, पकड़ रहे हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड ही लेकर के चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में सपोज करिए हमने यहाँ पर ये रेड फास्फोरस और क्लोरीन ले लिया होता तो ये एल्किल हैलाइड में बदलता, एल्किल क्लोराइड में बदलता, ये यहाँ पर एसाइल क्लोराइड में बदलता, ये यहाँ पर एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड में बदलता, ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 मोल हैलोजन खर्च करने पर ये कन्वर्ट होता इस कंपाउंड में और अगला मोल खर्च करने पर ये कन्वर्ट होता इस रीजेंट में। चलेगा? साथ ही साथ आप एक बात और भी सोच रहे होंगे कि यहाँ रिएक्शन तो हैलोजन कर रहा है, तो इस रेड फास्फोरस का क्या रोल है। रेड फास्फोरस का रोल ये है कि सबसे पहले ये जो यहाँ पर रेड फास्फोरस है ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलोजिनेटिंग रीजेंट बना देगा, PCl3 बना देगा, PCl5 बना देगा। और ये PCl3 और PCl5 आमतौर पे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड वाले जो ग्रुप होते हैं उनके OH ग्रुप को हटा करके हैलोजन लगा देता है। साथ ही साथ इन दोनों के हैलोजिनेशन में अंतर ये होता है कि दोनों के बाई प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। जब हम PCl3 लेकर के चलेंगे तो इसका बाई प्रोडक्ट H3PO3 होगा, जबकि PCl5 अगर हम लोग लेकर के चलेंगे तो इसका बाई प्रोडक्ट POCl3 और HCl होगा। जबकि इनके मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हैलाइड की शक्ल में क्या करेंगे, आपका मिलेंगे। चलेगा? तो ये यहाँ पर मेन फंक्शन हैलोजिनेटिंग रीजेंट का होता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि अगर बाई चांस ये OH ग्रुप पार्शली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर को रखता है, ये पार्शली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर को रखता है, तो ऐसी स्थिति में ये हैलोजिनेटिंग रीजेंट प्रोडक्ट नहीं देंगे। अगर इनका रिएक्शन तुम रेड फास्फोरस और हैलोजन के साथ कराओ तो यहाँ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। चलेगा? तो ये तो एक मोटा मोटा बात था कि आपने रेड फास्फोरस और हैलोजन का फंक्शन देख लिया, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है रेड फास्फोरस हैलोजन का रेड फास्फोरस और HI के साथ, क्योंकि जो रेड फास्फोरस और HI है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हैलोजिनेटिंग रीजेंट नहीं है, बल्कि ये काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करने में इसका सबसे बढ़िया रोल ये है
कि ये करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड को, एल्कोहल को आप कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, ये एल्डिहाइड और कीटोन को, और लास्ट में अगर एलिवेटेड टेम्परेचर पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है तो इसको ये रेड फास्फोरस और HI हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, पकड़ रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है। रेड फास्फोरस और हैलोजन, जहां हैलोजनेटिंग रीजेंट है वहीं पर रेड फास्फोरस और HI क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका फंक्शन ये है कि ये इन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में, जबकि रेड फास्फोरस और हैलोजन का रिएक्शन ये है कि वो इन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है, करस्पॉन्डिंग हैलाइड में, बाय फॉर्मिंग अदर हैलोजनेटिंग रीजेंट लाइक PCl3, PCl5 एक्सेट्रा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर पार्शियल डबल बॉन्डेड नेचर मौजूद है लिविंग ग्रुप के साथ में, तो ऐसी स्थिति में ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है जी। तो हमें जो मुख्य रूप से फोकस करना है वो इसको फोकस करना है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, हमें इस सेगमेंट को लेकर के चलना है। इस सेगमेंट में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और भी है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि रेड फास्फोरस ही क्यों, व्हाइट फास्फोरस क्यों नहीं। तो इसका रीजन मैं बता दूं कि जो रेड फास्फोरस होता है और व्हाइट फास्फोरस होते हैं वो दोनों ही एलोट्रोपिक फॉर्म है फास्फोरस की। जहां पर व्हाइट फास्फोरस टेट्राहेड्रल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वहीं पर रेड फास्फोरस जो होता है वो पॉलीमरिक फॉर्म में पाया जाता है और कंपैरेटिवली ये लेस रिएक्टिव होता है। ये कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है। तो ये तो पहले आप जान लो कि दोनों का जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो अलग अलग है। व्हाइट फास्फोरस बेहद रिएक्टिव है और इसके पीछे एक रीजन होता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का होता है, जो कि हाईली स्ट्रेन्ड एंगल है। अगर आप इसके हाइपोथेटिकल हाइब्रिडाइजेशन पर देखें, जिसे आप sp3 कह सकते हैं, पर बॉन्ड एंगल डाटा इसको कभी कंफर्म नहीं करता, क्योंकि बहुत ही कम एंगल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में ओपन कर दें तो जो सराउंडिंग के फोटॉन्स हैं वो इसके साथ में क्या कर जाएंगे, आपका एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि सराउंडिंग के केमिकल इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और सबसे बढ़िया आपको ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ जल करके P2O3, P2O5 इस टाइप के कंपाउंड क्या करेगा, आपका प्रोड्यूस करेगा। इसकी तुलना में रेड फास्फोरस जो होता है लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है क्योंकि ये लेयर स्ट्रक्चर बनाता है और यहाँ पर दो फास्फोरस के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जबकि व्हाइट फास्फोरस के केस में दो P4 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। सिंपली कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन या डिस्पर्जन फोर्स आप कह सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि लंदन या डिस्पर्जन फोर्स की वजह से ये बेहद वीक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो आसानी से सराउंडिंग के फोटोन के द्वारा ब्रेक कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस जो है ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड तो जल्दी टूटेगा नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब ये स्टेबल है। पर रेड फास्फोरस की एक खास बात और भी है कि ये फ्लेमेबल होता है, ये आग पकड़ ले अगर तो बड़ी बढ़िया तरीके से जलता है। इसीलिए इसकी रिएक्शन जो है हैलोजन के साथ में वेरी फास्ट होती है, वाइग्रस होती है।
इस वजह से हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। चलेगा, तो अब हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं रेड फॉस्फोरस के बारे में। और जब हम HI लेते हैं तो ये इसके अंदर सॉल्युबल होकर के पेस्ट के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है कैसे, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग आएंगे इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट पर। अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस और HI को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ट्रीट कर रहे हैं और इसकी मैकेनिज्म को जानना चाहें तो बाल को आप लोग को पता होना चाहिए इसकी मैकेनिज्म अभी पता नहीं, और जो 2-4 मैकेनिज्म दी भी गई हैं उनका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, ये केवल एजम्पशन है कि ऐसा ऐसा करके होता होगा। तो हम लोग बजाय मैकेनिज्म के झंझट में पढ़ने के मोटा मोटा जो इसका मेन फंक्शन है उसको दिमाग में बैठा लें और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे की रिएक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते चले जाएं। जैसे एल्किल हैलाइड में ध्यान रखिएगा केवल आयोडाइड, ना कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड। इसके साथ में रेड फॉस्फोरस और HI अगर लिया जाएगा तो ये 1 मोल खर्च होता है और बनता है हाइड्रोकार्बन, उतने ही कार्बन का एल्केन बना देगा। अगर हम अल्कोहल लेकर के चल रहे हैं तो आप याद रखिएगा यहाँ पर ये अल्कोहल लेकर के चलोगे तो यहाँ ये 2 मोल खर्च होगा और ये भी एल्केन में बदलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन के केस में 4 मोल HI खर्च होता है और एल्केन का फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलते हैं तो ध्यान रखिएगा लगभग 200 डिग्री के आसपास या 150 से 200 डिग्री के बीच में होता है, और इधर वाली सारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर या 100, 110, 120 के आसपास ही कंप्लीट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये 150 से 200 या नियर टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही टेम्परेचर रखता है। तो अगर इतना टेम्परेचर है तभी एसिड रिड्यूस होगा, अदरवाइज एसिड रिड्यूस नहीं होगा। और यहाँ पर ये 6 मोल HI के खर्च कराता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि पर्टिकुलर कंपाउंड को एल्केन में बदलने के लिए रेड फॉस्फोरस और HI कितने मोल HI खर्च करा रहा है। एल्किल आयोडाइड के केस में 1 मोल, अल्कोहल के केस में 2 मोल, एल्डिहाइड या कीटोन के केस में 4-4 मोल, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में 6 मोल यूज होगा। चलेगा। दूसरी बात आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस का क्या इस्तेमाल है, रेड फॉस्फोरस क्यों यूज किया जाएगा इन सभी रिएक्शन में। तो आप बिल्कुल क्लियर रहें कि जब कभी हम आयोडाइड को यूज करेंगे HI के साथ में तो ध्यान दीजिएगा ये बनाएगा एल्केन और साथ में आयोडीन। चलेगा। पर एक मजेदार बात यह है कि ये बॉन्ड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है तो टूट करके ये दोबारा से एल्किल आयोडाइड और क्या बना सकता है, HI, यानी रिएक्शन कैसी होगी आपका, रिवर्सिबल। यदि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इसमें एक समय के बाद कौन सी स्टेट मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। चले थे हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाने और बनने लगा हमारा मिक्सचर। तो निश्चित तौर पे अगर मिक्सचर बनने लगा तो हमारी कोशिश ये हो कि हमें तो भाई प्रोडक्ट बनाना है ना कि खिचड़ी बनानी है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट करना है। इसको फॉरवर्ड में शिफ्ट करने का तरीका ये है कि हम इसमें रेड फॉस्फोरस मिला दें। तो रेड फॉस्फोरस क्या करता है कि आयोडीन से रिएक्ट करके Pi3 और Pi5 बनाएगा। ये जो Pi3 और Pi5 बनेगा इससे प्रोडक्ट मिक्सचर में आयोडीन का कंसंट्रेशन घट जाएगा, और जब आयोडीन का कंसंट्रेशन घटेगा तो यहाँ पर मौजूद इक्विलिब्रियम एक्टिवेट हो जाएगा। भाई इक्विलिब्रियम यही ना करता है कि यदि इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी तरीके का आप कोई परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, डिस्टरबेंस करते हैं, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। आपने रेड फॉस्फोरस मिला करके इसके कंसंट्रेशन को घटा दिया तो इक्विलिब्रियम एक्टिव हो जाएगा और कहेगा कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ। तो जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात आएगी तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट शिफ्ट इन फॉरवर्ड
डायरेक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको मेन प्रोडक्ट मिलना चालू हो जाएगा, जबकि बाई प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर रेड फास्फोरस यूज़ करते हैं। तो आप अपने दिमाग में एक बात कंठस्थ कर लेंगे कि रेड फास्फोरस यहाँ इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकें, जिससे प्रोडक्ट हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल जाए। दिमाग में ये भी बैठाना है कि 100 से 150 डिग्री सेंट टेम्परेचर पर एल्किल आयोडाइड को, अल्कोहल को, एल्डिहाइड कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फास्फोरस और HI करस्पॉन्डिंग एल्केन में बदल देता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड या डेरिवेटिव के लिए कम से कम 200 या उसके आसपास का टेम्परेचर चाहिए, तब ये पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में बदलेगा। ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि एल्किल आयोडाइड के केस में 1 मोल, अल्कोहल के केस में 2 मोल, एल्डिहाइड कीटोन के केस में 4 मोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में 6 मोल हाइड्रोकार्बन चाहिए। चलेगा। अब हम लोग एक एक रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है, इसमें क्या चीज ध्यान रखना और क्या चीज नहीं ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग एल्किलाइड वाले पार्ट को ट्रीट करेंगे। तो हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट में आते हैं और सबसे पहला एप्लीकेशन करते हैं कि एल्किल आयोडाइड का रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ कराते हैं। तो कराने से पहले एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो एल्किल आयोडाइड है, तो एक ने कहा कि क्या सर एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड लेकर के चले तो भी सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा? मैंने कहा ना। आप ये याद रखिएगा कि अगर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड है तो रेड फास्फोरस और HI प्रोडक्ट नहीं देता। ये प्रोडक्ट केवल और केवल तब देगा जबकि एल्किल आयोडाइड मौजूद है। और एल्किल आयोडाइड में कौन कौन सा देगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइलिक और बेंजाइलिक। कौन नहीं देगा? तो याद रहे विनाइलिक और जो एराइलिक हैलाइड है, आयोडाइड है, ये रिएक्शन को नहीं देंगे। चलेगा। तो सवाल आता है कि ये जो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड है ये क्यों नहीं देते? मैंने कहा इस वजह से क्योंकि ये बॉन्ड कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, जिस वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करती है, उतनी एक्टिवेशन एनर्जी हमको नहीं मिल पाती, जबकि यहाँ पर आराम से मिल जाती है। जैसे ये प्राइमरी से हमारा क्या मतलब है भाई? प्राइमरी से हमारा मतलब ये है कि दिया गया आयोडीन प्राइमरी कार्बन से जुड़े 1 डिग्री कार्बन से जुड़े। सेकेंडरी से हमारा क्या मतलब है कि दिया गया हैलोजन या आयोडीन सेकेंडरी कार्बन से जुड़े या 2 डिग्री कार्बन से जुड़े। टर्शरी से हमारा क्या मतलब है कि दिया गया स्ट्रक्चर में आयोडीन एटम टर्शरी कार्बन से जुड़े या 3 डिग्री से जुड़े। एलाइलिक से हमारा क्या मतलब है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये सेंटर एलाइलिक कहलाता है। और बेंजाइलिक से हमारा क्या मतलब है कि बेंजीन रिंग से लगा हुआ कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और हैलोजन रखे तो ये बेंजाइलिक कहलाता है। तो याद रहे इन सभी के साथ अगर रेड फास्फोरस और HI लोगे तो आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, आपको एल्कीन मिलेगा। चलेगा। तो यहाँ पर ये इथेन मिल गया, यहाँ पर ये प्रोपेन हो गया, ध्यान देंगे आप। यहाँ पर ये प्रोपेन हो गया, यहाँ पर ये आइसोब्यूटेन हो गया, ये यहाँ पर ये प्रोपीन हो गया, ये यहाँ पर ये टॉलुईन हो गया। लेकिन यहीं पर अगर आप विनाइल आयोडाइड का मतलब कि अगर आयोडीन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और बॉन्ड अगर मजबूत हो गया तो रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप एराइलिक या फिनाइलिक आयोडाइड ले लें तो अगर पर्टिकुलर आयोडीन एटम सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ गया
तो ऐसी स्थिति में फिर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पा जाएगा और ये रिएक्शन नहीं होगी। तो मेरी एक बात याद रखना, जब कभी भी एल्किल आयोडाइड का रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI से करा रहे हो तो दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक कि ये रिएक्शन क्लोराइड, ब्रोमाइड या फ्लोराइड नहीं देते। ये रिएक्शन एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल फ्लोराइड चाहे जो से हो ये नहीं देते। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि यदि एल्किल आयोडाइड है तो प्राइमरी देगा, सेकेंडरी देगा, टर्शरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक देगा, लेकिन कौन नहीं देगा? विनाइलिक और एराइलिक या फिनाइलिक, ये दोनों नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं, रिवर्सिबिलिटी हमको नहीं मिल पाती। एक बात। दूसरी बात, इसका काम करने का तरीका क्या है, ये कैसे काम करता है? तो बालकों, इसका काम करने का तरीका ये है कि जो करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड इनमें से जो भी आप लेके चल रहे हो वो HI के साथ पहले ये आयोडीन बना देगा और साथ में बनेगा हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल होगी। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करना है तो आपको रिएक्शन कंडीशन में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ रेड फास्फोरस को ऐड करते हैं तो ये आयोडीन से रिएक्ट करके आयोडीन के कंसंट्रेशन को घटा देता है। जब इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा और कहेगा कि इस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, लिहाजा ये इक्विलिब्रियम को किधर की तरफ शिफ्ट कर देगा? शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको हाइड्रोकार्बन एज ए प्रोडक्ट क्या करेगा? आपका मिल जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है ये चीज़? चलिए अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ देखेंगे। तो अगर आप रेड फास्फोरस और HI के साथ में अल्कोहल का रिएक्शन देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये तय कर लें कि कौन से अल्कोहल इस रिएक्शन को देंगे। तो याद रहे, इसको 1 डिग्री अल्कोहल देगा, 2 डिग्री देगा और 3 डिग्री के केस में बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। इसलिए आप एक बार की ये भी कह सकते हैं कि ये रिएक्शन नहीं देता है, बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। इसके अलावा जो एलाइलिक अल्कोहल है और जो बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये सभी रिएक्शन को देंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप विनाइलिक अल्कोहल को ले लो, विनाइलिक अल्कोहल को ले लो या फिर आप एराइलिक और फिनाइलिक अल्कोहल को लोगे तो ऐसी स्थिति में फिनाइलिक अल्कोहल से हमारा मतलब करीब करीब फिनॉल से, तो ऐसी स्थिति में ये रिएक्शन नहीं देता है, इन दोनों में रिएक्शन नहीं देता है, जबकि इन चारों में रिएक्शन देता है। और ये जो टर्शरी अल्कोहल वाली बात है ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। बेहद स्लो रिएक्शन या आप कह सकते हैं कि होते ही नहीं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 1 मोल अल्कोहल से रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HI के खर्च होते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं, सबसे पहले अल्कोहल के साथ में HI रिएक्ट करता है। अगर ये टर्शरी होता और आप जबरदस्ती हीट करके रिएक्शन कराते तो SN1 था, और अगर ये प्राइमरी है तो ऐसी स्थिति में ये SN2 से जाएगा। फिलहाल जब ये रिएक्शन होगी तो करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड बनेगा और वाटर, और मैंने इसका SN1 या SN2 इस बात पे तय कर दिया कि 1 डिग्री है तो SN2 रखना और अगर 3 डिग्री है तो SN1 रखना। दूसरी बात भी मैंने आपको ये बता रखी है कि 2 डिग्री है तो दोनों पाथ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्राउडिंग है या नहीं है। लेस क्राउडिंग है तो SN1, मोर क्राउडिंग है तो
अगर लेस क्राउडिंग है तो SN2 और मोर क्राउडिंग है तो SN1। तो फिलहाल यहां ये एल्किल आयोडाइड बना। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब जब ये एल्किल आयोडाइड बन जाता है तो दोबारा से HI का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और आयोडीन बनाएगा। तो ये जो रेड फास्फोरस है ये इस आयोडीन से रिएक्ट करके Pi3 या Pi5 बनाएगा, जिस पर कि इसका कंसंट्रेशन घटेगा। और जब कंसंट्रेशन घटेगा तो आप जानते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पर ये बात जरूर नोटिस करने वाली है कि हम HI के यहाँ कितने मोल यूज कर रहे हैं? 2 मोल अल्कोहल के कंप्लीट एल्कीन में कन्वर्जन के दौरान। तो मैं यहाँ इस बात को लिखूंगा अभी कि 2 मोल HI is used for 1 मोल अल्कोहल, 1 मोल अल्कोहल के लिए। और आप बेसिक स्तर पे तो जानते हैं कि प्राइमरी मतलब क्या, कि अगर दिए गए कंपाउंड में OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़े तो प्राइमरी, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े तो सेकेंडरी, 3 डिग्री से जुड़े तो टर्शरी, एलाइलिक सेंटर से जुड़े तो एलाइलिक, बेंजाइलिक से जुड़े तो क्या आपका बेंजाइलिक। विनाइलिक या एराइलिक इसलिए नहीं देता क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड मजबूत हो जाते हैं ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो आता है रेजोनेंस की वजह से। आप देखिए इन सभी में रेजोनेंस आ गया, तो जब रेजोनेंस आ जाएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसलिए विनाइलिक और एराइलिक या फिनाइलिक अल्कोहल रिएक्शन को नहीं देता। चल जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे वाले पार्ट पर। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद रेड फास्फोरस एंड HI। तो इसका जो ट्रिक है, क्योंकि मैकेनिज्म तो हम लोग को पता नहीं है, हम एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं HI और रेड फास्फोरस के साथ, तो कंप्लीट रिएक्शन में 4 HI के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और करस्पॉन्डिंग एल्केन बनता है। करस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा, साथ में जो बाई प्रोडक्ट होगा वो Pi3 और Pi5 मिक्सचर के रूप में आता है। तो कैसे हुआ इसका ट्रिक अगर आप देखना चाहो तो इसका ट्रिक बड़ा सिंपल है। पहले क्या होता है कि जो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है उसके साथ HI के 2 मॉलिक्यूल खर्च होंगे ऐसे। तो 2 मॉलिक्यूल खर्च इसलिए होते हैं क्योंकि 1 मोल वाटर बाहर निकलता है और साथ में बनता है जेम आयोडाइड, जेमिनल आयोडाइड बनता है। एक ही कार्बन पर दोनों आयोडीन रहते हैं। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 H ग्रुप या लोन पेयर कंटेनिंग 2 या 2 से अधिक बड़े और बल्कियर ग्रुप का रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ग्रुप के जो एटम होते हैं इनके लोन पेयर क्या करते हैं, आपका लोन पेयर रिपल्सन। तो अब ऐसी स्थिति में 2 HI का मॉलिक्यूल और खर्च होगा ऐसे, और ये मिल करके 2 मोल आयोडीन को बाहर निकाल देंगे। साथ ही साथ बनने वाला प्रोडक्ट इस तरीके से हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। ये जो आयोडीन आती है ये रेड फास्फोरस से रिएक्ट करके Pi3 और Pi5 में बदल जाएगा, जिस पर इसका कंसंट्रेशन घटेगा और इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड में। ये रिवर्सिबल होती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि 1 मोल एल्डिहाइड या कीटोन के लेके चलने पर हमारा 4 मोल HI खर्च हो रहा है, क्या बनाने के लिए, आपका एल्केन को बनाने के लिए। यही अगर कीटोन होगा तो बस परिवर्तन इतना है कि जहां आप ये हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ एक एल्किल ग्रुप होगा। आप देख रहे हैं इस चीज को, एल्किल ग्रुप होगा। तो अगर ये एल्किल ग्रुप होगा तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रोडक्ट पर सिमिलर रिएक्शन ऐसे चलती चली जाएगी और हमारा प्रोडक्ट बन करके क्या होगा,
तैयार इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज आपका एल्केन। तो क्या कर नहीं सकते इस चीज को, कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ करा रहे हैं तो याद रहे 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 6 मोल HI खर्च होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके साथ 3 मोल HI के खर्च होंगे। 2 मोल HI का खर्च होगा ऑक्सीजन को हटाने के लिए और 1 मोल HI का खर्च होगा OH ग्रुप को हटाने के लिए। यानी ये यहाँ से वाटर और ये यहाँ से वाटर, 2 मोल वाटर ये लोग बाहर करेंगे। हाँ, एक बात याद रहे, इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर होना चाहिए। कम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी ही नहीं। तो अब अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा 3 आयोडीन एटम सेम कार्बन पर। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक कार्बन पे एक आयोडीन ही बड़ी मुश्किल से टिकता है, 2 तो बिल्कुल नहीं टिकता, तो 3 ये एक हाइपोथेसिस है जिसको हमने बना रखा है। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर 3 मोल HI और लेंगे, 3 मोल HI और लेंगे और ये ट्रिक है, ये 3 मोल HI और लेंगे तो 3 मोल आयोडीन बाहर आ जाएगा और करस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा। बाकी आप जानते हो चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, रेड फास्फोरस का, और ये जितना घटता जाएगा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में उतना शिफ्ट होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पर मोल कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, पर मोल कार्बोक्सिलिक एसिड required 6 moles of HI for reduction of carboxylic into क्या आपका एल्केन। कार्बोक्सिलिक को किस में बदलने के लिए, आपका एल्केन में बदलने के लिए। क्लियर है मेरी बात। तो ये मोटा मोटा आपने देख लिया कि रेड फास्फोरस और HI किसको किस में बदलता है। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आते हैं, अपना पुराना वाला भी सवाल करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, चलिए आपके सामने ये प्रैक्टिस वाला पार्ट मैंने बना दिया है। आपको बताना है कि इन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर आप सबसे पहले एल्किल आयोडाइड लेके चल रहे हैं, प्राइमरी है, रेड फास्फोरस HI है, तो सीधे एल्केन बनेगा। कितने मोल HI के खर्च होंगे, 1 मोल खर्च होंगे, चलेगा। पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे सिंपल था ये। लेकिन जरा दूसरे पर आए तो आप यहाँ पर ब्रोमाइड और क्लोराइड ले रहे हैं, और मैंने विशेष बात बताई थी कि रेड फास्फोरस और HI एल्किल ब्रोमाइड क्लोराइड या एलाइलिक बेंजाइलिक या जो आपका विनाइलिक फिनाइलिक, इनमें किसी के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो रिएक्शन नहीं देता तो यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है। अब एक मैंने मिक्स मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर आपको ये तय कर लेना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप रिड्यूस होगा और कौन सा रिड्यूस नहीं होगा। ये बेंजाइलिक ब्रोमाइड है, HI रिड्यूस नहीं करता। ये एराइलिक ब्रोमाइड है, इसको भी रिड्यूस नहीं करता। ये एराइलिक आयोडाइड है, तो मैंने कहा था कि एराइलिक और विनाइलिक आयोडाइड को भी रेड फास्फोरस HI इसलिए नहीं रिड्यूस करता क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो रिड्यूस केवल किसको करेगा, इस आयोडाइड को। ये बेंजाइलिक है, तो कितना मोल खर्च होगा यहाँ पर HI का, केवल 1 मोल खर्च होगा। और यहाँ ये पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट ये बनेगा। बोलो भाई, इनमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये हाइड्रोजन, यहाँ आयोडीन हट करके हाइड्रोजन आ जाएगा और ये प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ेगा।
चलेगा। सिमिलरली जो पांचवी रिएक्शन है इसी के साथ मैंने सवाल शुरू किया था, और जब मैंने सवाल बिना ये लेक्चर समझाए आपसे पूछा था तो आपके हाथ पांव फूल गए थे, आपको लगा कि अरे सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे तैयार किए जाएंगे। लेकिन अब आप इसी सवाल को या इसी के जैसे इस सवाल को चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे चुटकियों में भाई? आपको पहले तय कर लेना है कि कौन कौन रिड्यूस होगा और कौन रिड्यूस नहीं होगा। तो चलिए ये बताइए, ये वाला आयोडीन ये आपका एराइलिक होने की वजह से नहीं होगा, ये बेंजाइलिक है इसलिए होगा, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है इसलिए होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है रिड्यूस होगा, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हीट किया है और एक्सेस में लिया है। ये ब्रोमीन रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये होता ही नहीं है। ये बेंजाइलिक ब्रोमाइड है तो भी ये रिड्यूस नहीं होगा। ये बेंजाइलिक आयोडाइड है तो रिड्यूस होगा। ये कीटोनिक ग्रुप है तो रिड्यूस होगा। बोलो, तो अब अगर ये रिड्यूस होंगे तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में आएंगे। यहाँ पे इसी सवाल में पूछ दिया जाए कि कितने मोल HI के खर्च होंगे, तो ये बताओ, यहाँ आयोडाइड के केस में 1 मोल, अल्कोहल के केस में 2 मोल, यहाँ ये 1 मोल खर्च हुआ, यहाँ ये 2 मोल खर्च हुआ, यहाँ ये 6 मोल खर्च हुआ, चलेगा। और यहाँ पर ये फिर 1 मोल खर्च हुआ, यहाँ पर ये 4 मोल खर्च हुआ। जोड़ लो कितना हो गया, 3 और 6 9, 1 10 4 14, यानी हमको यहाँ 14 मोल HI के चाहिए इस 1 मोल कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए। अब अगर इसके प्रोडक्ट की बात कर ली जाए तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दें, जिन ग्रुप में चेंज हुआ वो तो ठीक, लेकिन जिनमें चेंज नहीं हुआ वो एज सच पड़े रहेंगे, एज सच पड़े रहेंगे। तो ये हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ ये आयोडीन वैसे ही रहेगी, यहाँ CH2H, यहाँ CH2H और यहाँ पर CH3। बोलो भाई, यहाँ ये Br ऐसे ही रहेगा, ये CH2Br ऐसे ही रहेगा और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ये सवाल नहीं किया जा सकता था? लेकिन कब कर पा रहे हो? जब मैंने ये लेक्चर आपको सिखा दिया है, बता दिया है, वरना इसके पहले हाथ पांव फूल रहे थे आपके। चलिए इसके नीचे वाले पर आते हैं, इस कंपाउंड पर आते हैं, इस पर आते हैं। फिर वही बात, मुझे बताओ, ये ग्रुप रिड्यूस होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। तो इस रिएक्शन में कितने मोल HI के खर्च हो रहे हैं? 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल, 1 मोल। तो कितना हो गया? 4 1 5, 2 7 और 1 8 मोल। तो यहाँ 8 मोल HI के खर्च होंगे। और अगर प्रोडक्ट की बात कर ली जाए तो प्रोडक्ट में ध्यान से देखें, बाल को ध्यान से देखें, तो यहाँ ये रिड्यूस हुआ है, ये ऐसे ही पड़ा है, ये रिड्यूस हुआ है, ये ऐसे ही पड़ा है, ये ऐसे ही पड़ा है, ये रिड्यूस हुआ है, ये ऐसे ही पड़ा है और ये रिड्यूस हुआ है। बोलो, नहीं कर सकते? लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट नहीं जान रहे होते तो डर जाते, घबरा जाते, पर अब आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। चलिए 2 और देख लेते हैं।
चलिए बिल्कुल लास्ट पार्ट पर आ जाए। जैसे हम ग्लूकोज का रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ में कराएं तो बताइए प्रोडक्ट क्या होगा और कितने मोल HI के खर्च होंगे। तो भाई अगर आप एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो तो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 5 OH ग्रुप होते हैं, 5 OH ग्रुप होते हैं, ठीक, जिसमें 4 सेकेंडरी OH होता है और एक प्राइमरी OH होता है। तो इसका रिएक्शन अगर रेड फास्फोरस और HI के साथ कराओगे तो प्रोडक्ट बनता है नॉर्मल हेक्सेन। क्या प्रोडक्ट बनता है? नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन समझ रहे हैं, यानी कि हर ग्रुप को कार्बोनिल है तो भी और अगर अल्कोहलिक है तो भी उसको किस में बदल दिया गया? आपका एल्केन। तो ये बताओ इस एल्डिहाइड के लिए कितना मोल HI का खर्च होगा? 4। इस अल्कोहल के लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, क्योंकि पर मोल अल्कोहल 2 मोल हम HI खर्च करते हैं। तो 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को नॉर्मल हेक्सेन में बदलने के लिए 14 मोल HI के चाहिए, 14 मोल्स। और ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कंफर्म भी है। इस रिएक्शन के माध्यम से हम प्रूव भी कर लेते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन मौजूद है। चलेगा? इसी तरीके से एक बड़ी फेमस ड्रग है, बेनाड्रिल वगैरह आप लोग यूज करते होंगे, तो उसमें एक कंपाउंड पाया जाता है एफेड्रिन। ये कफ सिरप में तो मोस्टली देखने को मिलता है, बेनाड्रिल है या और भी बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो एफेड्रिन जरूर मिलाते हैं और ये एफेड्रिन का फॉर्मूला है। यहाँ हमने एक रोड मैप टाइप का खींचा है कि रेड फास्फोरस और HI अगर रिएक्ट करे 1 मोल तो A बनता है, फिर 1 मोल रिएक्ट करे तो B बनता है। व्हाट अबाउट A एंड B? तो इसमें रिड्यूसिबल ग्रुप है कौन सा बेटा? OH। बेंजाइलिक पोजीशन पर कितने मोल ये खर्च कर सकता था कंप्लीट हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए? 2 मोल। तो पहले मोल पर ये आयोडाइड में कन्वर्ट होगा और रिएक्शन किस पाथवे को फॉलो करती है? SN2 को। यहाँ की मैकेनिज्म पता है SN2 को, तो याद रहे ये जो प्रोडक्ट बनता है ये रहता है आयोडाइड। और अगली मैकेनिज्म को नहीं पता, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये आयोडीन भी हट जाएगी और करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट बनता है। चलेगा? तो एफेड्रिन का फॉर्मूला अगर ये है तो इसी से बना हुआ कंपाउंड कंप्लीट रिएक्शन पर, जिसे मेटामेफेटामीन कहते हैं आप, मेथएम्फेटामीन जिसको आप कहते हैं, उसका फॉर्मूला ये होगा। बोलो भाई, कर लोगे? कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। इस कोरोना पेंडेमिक की कंडीशन में आप घर में बैठे हुए काफ़ी वर्क कर सकते हैं, तो आप एक्सरसाइज खोलिए और रेड फास्फोरस और HI की जितनी प्रॉब्लम पहले चैप्टर चाहे एल्केन में प्रिपरेशन को लेकर के हो या फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इन सब में प्रॉपर्टीज़ को लेकर के हो, आप इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है? लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी में आपको अपने पीक पर जाना है, पीक पोजीशन को पकड़ना है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप मेहनत कर रहे होंगे। मेरे लेक्चर्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में भी रखिए कि नहीं सर ने ये चीज़ सिखाया है, हम लोग करके देखें, और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो उसको ज़रूर भेजिए। चलेगा? जय हिंद।